अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपने भी ये टर्म कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। बिटकॉइन Bitcoin. कुछ लोग इसे डिजिटल रिवॉल्यूशन की पहली सीढ़ी मानते हैं, तो कुछ इसे इस सदी की सबसे बड़ी पिरामिड स्कीम, क्रिप्टो को एज सट्टा। अगर आप भी इसे फाइनेंस की दुनिया का एक नया चेहरा मानते हो या बस एक महंगा जुआ, दोनों ही केसेस में इसकी प्रेजेंस को ठुकराया नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इस पर इतने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज क्यों रखते हैं। ये जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा बिटकॉइन को। मोटे मोटे शब्दों में बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इट मीन्स देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोलिंग इट लाइक अ बैंक और अ गवर्नमेंट। अब बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी सॉल्व करने का दावा करती है, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। सेम केस है क्रिप्टो करेंसी में। ऑन पेपर तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी लगती है, बट इसमें बहुत सारी ऐसी लेयर्स है जो न्यू प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करती है। अब ये बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, और ऐसे क्या रीजंस और ऐसे इवेंट्स हुए हमारे हिस्ट्री में जिससे हमें ये न्यू करेंसी की ज़रूरत आ पड़ी, ये जानने के लिए शुरू करते हैं शुरुआत से। साल 2007। ये एक ऐसा साल है जिसने अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया। इसे द ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी माना जाता है, और ये सब हुआ अमेरिका की सिर्फ एक बैंक के कारण, लीमान ब्रदर्स। US investment bank Lehman Brothers collapsed. सिंपल भाषा में हुआ ये कि इस बैंक ने बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक किए सबको हाउस लोन्स दिए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो लोन्स के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि लोगों ने लोन्स पे डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया और अचानक से पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर गया। ये क्लासिक एग्जांपल है ऑफ हाउ वन एंटिटी हैज़ द पावर टू मेक ऑल द फाइनेंशियल डिसीजंस। साल 2016, दिन 8 नवंबर। हमारे प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि 500 और 1000 की नोट्स अब से लीगल टेंडर नहीं होंगी, 500 rupee and 1000 rupee currency notes. और इस अनाउंसमेंट ने ही हर किसी को एटीएम के बाहर जाके लाइन में खड़ा होने पे मजबूर कर दिया। ये स्टेप भारत में ब्लैक मनी को साफ करने के लिए उठाया गया था। इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर तकलीफ तो ईमानदार आदमी को ही हुई। और इससे हुआ ये कि एक ही रात में जो सदियों से चली आ रही करेंसीज थी वो बस एक कागज़ के टुकड़ों में तब्दील हो गई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉमनैलिटी दिखती है। दोनों केसेस में करेंसीज को कंट्रोल करने वाली एक ही सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं एक ऐसी करेंसी के बारे में जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यानी कि उस पे हम सबका कंट्रोल हो कुछ परसेंट में। Imagine a world where every transaction, every money spent or received is publicly available. ट्रांसपेरेंसी का एक नया लेवल, और स्कैम्स का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यह एक बड़ी समस्या है। 2008 के रिसेशन के बाद एक मिस्टीरियस पर्सन बाय द एलियस सतोशी नाकामोटो के द्वारा एक 9 पेजेस का वाइट पेपर पब्लिश किया जाता है विद द टाइटल बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये पेपर में एक ऐसे करेंसी की बात की जाती है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो। बट व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी? सो हमारी करंट करेंसी या बैंकिंग सिस्टम कुछ ऐसे काम करती है। लेट्स से रमेश ने सुरेश को 100 रुपीज़ भेजे, पर क्या गारंटी है कि रमेश के पास 100 रुपीज़ है इन द फर्स्ट प्लेस भेजने के लिए? ये कंफर्म करती है एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। हमारे केस में इसे हम बैंक बोलते हैं। बैंक के पास सारा डेटा होता है, और जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है तो बैंक पहले इसे कंफर्म करती है और फिर वैलिड और नॉट का चेक देती है। यानी कि बैंक के पास सारा रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजैक्शन के बारे में। अब डिसेंट्रलाइज करेंसी में अगर रमेश सुरेश को 100 रुपीज़ भेजता है तो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क पे है वो सब वोट कास्ट करेंगे कि रमेश के पास एक्चुअली में 100 रुपीज़ है कि नहीं। और जब सर्टन नंबर ऑफ वोट कास्ट होंगे तभी ट्रांजैक्शन को वैलिड माना जाएगा, और जब ये न्यू ट्रांजैक्शन होगी तब इसका एक नया रिकॉर्ड बनेगा जो कि नेटवर्क पे वापस से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। और इसी तरह जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन का एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है।
ये इन्फ्लेशन को सॉल्व करने का दावा। अब सबको पता है एक बेसिक इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके सप्लाई पे डिपेंड करती है। लेट्स ब्रेक डाउन हाउ सप्लाई अफेक्ट्स प्राइस। आज हम 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपये में खरीदते हैं, लेकिन मैं आपको ये सेम बोतल 100 रुपये में बेचूँ तो कोई खरीदेगा? नहीं। लेकिन अगर मेरे पास ये दुनिया का आखिरी 1 लीटर पानी है तो मुझे लोग 100 क्या 1 लाख रुपए भी देंगे। यही है सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल इक्वेशन। अब लोग अपनी वेल्थ को सेफ रखने के लिए अक्सर गोल्ड का सहारा लेते हैं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू हमेशा रहेगी और इसकी इन्फ्लेशन रेट हर साल स्टेबल रहती है। अब इन्फ्लेशन क्या है? सिंपल भाषा में किसी भी चीज़ की सप्लाई एक साल में कितनी बढ़ती है, इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब नॉर्मल करेंसी तो कितनी भी प्रिंट की जा सकती है, लेकिन गोल्ड के बारे में सबको पता है कि गोल्ड अर्थ पे लिमिटेड ही है। तो हर साल गोल्ड की इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है, क्योंकि हर साल कुछ परसेंट में ही गोल्ड की माइनिंग होती है और मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ती है। लेकिन फिर भी गोल्ड में इन्फ्लेशन तो है। सतोशी नाकामोटो ने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस रिलीज किए हैं। इसका मतलब है कि बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है। जैसे गोल्ड माइनिंग से होती है, वैसे ही बिटकॉइन भी माइनिंग से होती है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में। नाकामोटो ने एस्टिमेट किया है कि साल 2140 तक सारे बिटकॉइंस माइन हो जाएंगे और तब बिटकॉइन का इन्फ्लेशन रेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन की वैल्यू स्टेबल रहेगी। इससे आगे बिटकॉइन सोशल इश्यूज को भी एड्रेस करता है। आज भी कई देशों में औरतों को इक्वल राइट्स नहीं मिलते, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की दुनिया में आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है और कोई भी गवर्नमेंट या बैंक आपके ट्रांजैक्शन को ट्रेस नहीं कर सकता। इनसे इन औरतों को एक नया रास्ता मिलता है जहां वो अपना काम करके पैसे कमा सकती है बिना कोई रेस्ट्रिक्शंस के। थर्ड इशू इट क्लेम्स टू सॉल्व इज द इशू ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। अब दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट ले लो तो गवर्नमेंट के कुछ काले काम भी होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी बड़े बिजनेसमैन के करोड़ों के लोन माफ कर दिए जाते हैं या किसी बड़े आदमी को इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। और लोन्स माफ़ करने का हमारे पास तो लाइव एग्जांपल्स भी है। तो आप और मुझ जैसे लोग तो यही सोचते हैं कि यार मेरे तो 10-20 लाख के लोन्स माफ़ नहीं करती गवर्नमेंट और इनके करोड़ों के माफ़ करे जा रही है। तो इस बात पे गुस्सा आना जाहिर सी बात है। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है आप अपने शौक पूरे करेंगे, लाइक लग्जरी कार ले ली या कोई लेविश लोकेशन पे वैकेशन पे चले गए या घर ले लिया या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। इन शॉर्ट आप वो 1 करोड़ खर्च करोगे। बट अगर मैं आपको 10,000 बिटकॉइन दूँ तो सडनली लोग इसे स्पेंड करने की जगह इसे होल्ड करना चाहेंगे ताकि इसकी वैल्यू बढ़े और मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले। मतलब लोग आज भी इसे एक स्टॉक की तरह ही देखते हैं। अब एक ऐसी करेंसी है जिसे लोग खर्चना ही नहीं चाहते। करेंसी को ट्रू सेंस में करेंसी तभी माना जाएगा जब लोग इससे अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो ये तो थी फर्स्ट प्रॉब्लम, जो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे बिटकॉइन को लेके लोगों में ट्रस्ट बनेगा वैसे वैसे सॉल्व भी हो जाएंगी। नेक्स्ट इशू है कि थियोरेटिकली तो बिटकॉइन किसी एक एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टॉप 1% ऑफ बिटकॉइन होल्डर। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये प्लेयर्स है कौन। तो अगर फ्यूचर में कुछ होता भी है तो वी डोंट हैव एनीवन टू गो अप टू, अनलाइक गवर्नमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। तो बिटकॉइन की वर्ल्ड में वेल्स है। अब जिनके वॉलेट में 1000 से ज़्यादा बिटकॉइंस है उन्हें वेल्स माना जाता है और इनमें से सबसे बड़ी वेल का नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटोज वॉलेट हैज़ बिटकॉइंस बिटवीन 750,000 टू 1 मिलियन एंड 100,000, जिसे अगर यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 73 बिलियन डॉलर्स होते हैं। और अगर एक बिटकॉइन की वैल्यू 160,000 यूएसडी हो जाती है तो सतोशी नाकामोटो विल बी द रिचेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। Now we already know the problem of supply and demand and how it affects the rate of inflation. अब हमें ऑलरेडी ये पता है कि बिटकॉइन की क्वांटिटी 21 मिलियन है, बट इशू ये है कि मेजॉरिटी ऑफ दिस बिटकॉइंस नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हैं और इनके पास बिटकॉइन की वैल्यू को कंट्रोल करने की पावर है। इजी भाषा में अगर सतोशी नाकामोटो अपने सारे बिटकॉइंस नेटवर्क पे रिलीज कर देते हैं तो अचानक से बिटकॉइंस की सप्लाई बढ़ जाएगी, थस अफेक्टिंग इट्स वैल्यू। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो अभी भी है। ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकती है बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द बिटकॉइंस ओवर द नेटवर्क, बट ह्यूमन टेंडेंसी तो ऐसी नहीं है। जिसके पास पावर है वो पावर छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तो बहुत अनलाइकली सिनेरियो है कि ये 1% लोग सबकी भलाई के लिए अपने सारे बिटकॉइन रिलीज कर देंगे। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है।
थर्ड इशू ये है कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अंडर प्रिविलेज पीपल लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रन, बिटकॉइन क्योंकि कोई गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, तो मोस्ट ऑफ द बिटकॉइन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ऑन द ब्लैक मार्केट टू सेल ह्यूमन ऑर्गन्स, बाइंग वेपन्स, हायरिंग अ हिटमैन और कई सारी चीज़ें। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि जहाँ जहाँ पे इलीगल काम होते हैं वहाँ पे हर कोई क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्शन करना चाहता। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग सोशल इश्यूज, ये तो और भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। करेंसी होल्ड्स वैल्यू बिकॉज पीपल बिलीव इट हैज़ वैल्यू। ये 2000 की नोट बस एक कागज़ का टुकड़ा है जब तक हम इसे वैल्यू नहीं देते। इन केस ऑफ बिटकॉइन अल्सो, अगर बॉटम लेवल पे देखा जाए तो ये बस एक मैजिक इंटरनेट मनी है। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर जवाब है भी तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वॉट एवर वी डिस्कस्ड लुक्स गुड ऑन पेपर, बट एक्चुअल में इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्सो बिटकॉइन की वैल्यू को बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। रिसेंटली इलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और बस इस एक ट्वीट से बिटकॉइन की वैल्यू में ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो ये कैसी करेंसी है जो इतना फ्लक्चुएट करती है? बट बिटकॉइन ने एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के क्रिप्टो करेंसी के अलावा भी बहुत सारे यूज़ केसेस है, और ये टेक्नोलॉजी सच में रिवॉल्यूशन ला सकती है। एनएफटीज में ब्लॉकचेन एक कोर प्रिंसिपल है। अब एनएफटीज क्या है और इसने क्यों 2022 में इतनी हाइप पकड़ी थी, और अब ऐसा क्या हुआ जिससे अचानक से ये फेल हो गई, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर आप भी एनएफटीज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।